नमस्कार। सैटरडे इवनिंग विद अशोक सर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, खास करके नीट यूजी का। नीट यूजी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बड़ी खबर यह है कि नीट यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया है। ये कल से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ है। 7 मार्च इसका लास्ट डेट है। आप 7 फरवरी से लेके 7 मार्च तक नीट के यूजी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल से बात करेंगे हर एक मुद्दे पे कि क्या आप कर सकते हैं, क्या आपको करना चाहिए, टॉपिक रहेगा। दूसरा है कि जो आप फॉर्म को भरते हैं तो फॉर्म के भरने में क्या क्या कुछ हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए, उसके भी मैं आपको इसमें बताऊंगा आज के इस सेशन में कि आप किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। तो जैसे जो पहले जो आते हैं, जो सबसे मोटी जानकारी है, 7 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। 7 मार्च को इसका आखिरी दिन है। 7 ये क्लोज होगा रात के 11:50 पे। करेक्शंस का विंडो उसके बाद खुलेगा। 9 मार्च से लेके 11 मार्च तक आपको इसमें करेक्शन का मौका रहेगा। और जो फीस है वो जनरल कैंडिडेट के लिए 1700 और जनरल EWS और OBC NCL, मैं अभी OBC NCL के बारे में भी थोड़ा डिटेल से बात करूंगा आपको, तो उनके लिए 1600 रुपए है। 1600, 100 रुपए उनके लिए कम रखा गया है। SC ST और जो पर्सन विथ डिसेबिलिटी हैं, PWD हैं, या जो थर्ड जेंडर हैं, उनके लिए 1000 रुपए का। तो ये आपको फीस भरनी है। और अगर आप फॉरेन स्टूडेंट हैं, NRI हैं और आउटसाइड इंडिया में एग्जाम लिखना चाह रहे हैं तो उसके लिए फीस जो है वो 9500। तो ये आपको अभी एप्लीकेशन करना है, ये फीस पे करनी है और कुछ डिटेल्स आपके फिल होने हैं। जो डिटेल्स आपके अभी फिल होंगे वो डिटेल्स जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आपको बहुत ध्यान से उनको भरना है क्योंकि कुछ चीज़ों को आप करेक्ट कर पाएंगे आगे फर्दर जब करेक्शन विंडो खुलेगा, जिसके बारे में मैंने आपको कहा था कि 9 से 11 मार्च को आपको फिर करेक्शन का जो टाइम मिल रहा है। तो वहां आप जो कुछ पर्टिकुलर्स हैं जिसको आपने अभी फिल किया एप्लीकेशन फॉर्म में, उसको करेक्ट करने का आपको मौका मिलेगा। और इसके बाद आपको 26 अप्रैल को सिटी इंटीमेशन होगा कि कौन से शहर में आपको एग्जाम के लिए जाना है। ये आपको बेसिकली 3 प्रेफरेंस में पूछा जाता है और आपके प्रेफरेंस में 1 2 3 में जो आप नजदीकी शहर है वहीं आपको एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट किए जाते हैं। लेकिन अगर आप फॉर्म लेट में भरते हैं और किसी खास पर्टिकुलर सिटी पे बहुत प्रेशर है, कई सिटी हैं जहां पर बहुत प्रेशर है, जैसे कोटा है, बहुत सारा स्टूडेंट वहां एप्लीकेशन करता है और वहां एग्जाम लिखना चाहता है। वैसे ही जो मेजर सिटीज हैं, स्टेट के कैपिटल हैं जहां प्रेशर है, तो वहां के लिए आपको थोड़ा जल्दी फॉर्म भरना पड़ेगा, तभी आपको वो नंबर 1 जो आपकी चॉइस है वो आपको मिल पाएगी। तो ये जो है एग्जामिनेशन सिटी का आपको पता चलेगा 26 अप्रैल को। इसके बाद आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का मौका मिलेगा 1 मई से। 1 मई से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे और 4 मई को आपको एग्जाम लिखना है। एग्जाम जो है 3 घंटे का है और पहले जो ये 200 मिनट का हो रहा था, 20 मिनट का जो एडिशनल टाइम था, उसको अभी हटा दिया गया है। एग्जामिनेशन का जो टाइम रहेगा वो 2 बजे दोपहर से शाम के 5 बजे तक है और ये 180 मिनट में आपको 180 क्वेश्चन मिलेगा। जो आपको कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन थे वो भी हटा दिए गए हैं। जो आपको पार्ट 2 में मिलता था सेक्शन B में, वो हटा दिया गया है। तो अभी आपके पास कोई ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं है, आपको 180 मिनट और 180 क्वेश्चन करना है। जो रिजल्ट का जो टेंटेटिव डेट है वो 14 जून का है। लेकिन इसके बीच में भी कुछ चीजें रहती हैं। जब आप एग्जाम लिख लेते हैं उसके बाद ये NTA जो है वो आपको आंसर की रिलीज करता है। आंसर की रिलीज करने के बाद प्रोविजनल आंसर की रिलीज होता है। फिर आपको मौका मिलता है कि आप चैलेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है किसी सवाल में कोई डिस्प्यूट है तो NTA उसके लिए स्कोर भी देता है। तो जो चैलेंज करने का विंडो खुलता है उसमें आपको जितने क्वेश्चंस के लिए चैलेंज करना है 200 रुपीज पर क्वेश्चन करके आप चैलेंज कर सकते। फिर
एनटीए फाइनल आंसर की रिलीज करता है। फाइनल आंसर की से आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि आपका कितना स्कोर बन रहा है, लेकिन रिजल्ट में आपको एग्जैक्टली पता चलता है कि आपका क्या ऑल इंडिया रैंक है, क्योंकि स्कोर और रैंक में भी पिछले साल बहुत बड़ा इन्फ्लेशन देखने को मिला था, और उससे जो रैंक है उसी से आपको एडमिशन होता है। तो स्कोर से भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो रैंक है, वो आपको फाइनल जब आपका रिजल्ट आएगा तब आपको पता लगेगा। अब स्कोर से आपको एक आइडिया लगता है, क्वेश्चन पेपर एग्जाम वाले दिन से भी आपको एक आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन पेपर का कैसा स्टैंडर्ड है, और एग्जाम के जस्ट बाद ही बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी अपना आंसर की रिलीज करेंगे, और आप भी, क्योंकि आपको क्वेश्चन पेपर तो घर लेके आना है, तो क्वेश्चन पेपर के साथ जो आपने वहां टिक किया है तो आप अपना समझ पाएंगे कि आपका क्या स्कोर बन रहा है टेंटेटिवली। तो आपको 4 मई को ही पता लगेगा। तो 4 मई से ही आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपने क्या स्कोर किया है, और उसी का कंफर्मेशन और फिर बाद में फाइनल रैंक ये 14 जून तक है। तो 4 मई से 14 जून के बीच में भी बहुत सारी चीजें आपको करनी है। अब जो है, जो अभी आपको करना है सबसे पहले, वो करना है कि आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल करते हैं तो उसमें अभी एज लिमिट को, इसमें अपर एज लिमिट है नहीं, ये कोई भी स्टूडेंट भर सकता है, लेकिन जो मिनिमम एज है वो एक लिमिट है। मिनिमम एज के लिए जो क्राइटेरिया है वो है कि 31 दिसंबर 2025, जो अभी इस साल का 31 दिसंबर 2025 है, उस समय आप कम से कम 17 साल के होने चाहिए। और इसी को अगर आप इस तरह से देखें, मतलब जो लोग भी 2008 तक पैदा हुए हैं, 31 दिसंबर 2008, उससे पहले पैदा हुए हैं, वो इस एग्जाम को लिख सकते हैं। और अपर एज लिमिट कुछ क्राइटेरिया अभी है नहीं, और जो लोग भी जितना बार भी आप मल्टीपल अटेम्प्ट्स भी दे सकते हैं, वो भी कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो ड्रॉपर्स काफी सारे बच्चे होते हैं। तो अब इसमें जो है, एक आपको कोड भरना रहता है कि आप किस तरह के कैंडिडेट हैं। अगर आप देखेंगे जो ट्रेंड है, तो लगभग जो है 25 लाख स्टूडेंट इस एग्जाम को लिखेंगे 2025 में। तो अब इसमें जो बहुत बड़ी संख्या रहती है वो फ्रेशर स्टूडेंट है, जो अभी 12th का एग्जाम अभी लिखने जा रहा है। किसी के एग्जाम शुरू हो गए होंगे, जैसे बिहार में एग्जाम सबसे पहले शुरू हो गए हैं 12th के, तो कुछ बोर्ड के एग्जाम अभी शुरू होंगे और कुछ बोर्ड के एग्जाम शुरू होने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट अपियरिंग हैं, मतलब जो 2025 में एग्जाम बोर्ड का भी लिख रहे हैं, वो स्टूडेंट के लिए कोड है 1। और जो स्टूडेंट 2025 से पहले 12th पास कर चुके हैं, मतलब जिन्होंने 2024 में पास किया है, 23 में पास किया है, ऐसे स्टूडेंट हैं, उनके लिए कोड है 2। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसी 2 ब्रैकेट में फॉल करते हैं। इसके अलावा भी कुछ कोड्स हैं जिसके बारे में मैं आपको बोल देता हूँ। जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो कर्नाटका में जहाँ PU है, प्री यूनिवर्सिटी, तो वो जो ऐसे स्टूडेंट हैं उनके लिए कोड 3 है। ऐसे स्टूडेंट जो किसी प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन ले चुके हैं, जैसे BMS, BHMS, BUMS, इस टाइप के कोर्स में एडमिशन लेके ऑलरेडी पढ़ रहे हैं और साथ में नीट की तैयारी कर रहे थे, B फार्मा, एग्रीकल्चर, इस तरह के कोर्सेज में स्टूडेंट एडमिशन ले लेता है गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज में, और फर्दर भी नीट का एग्जाम लिखता रहता है। तो ऐसे लोगों के लिए कोड है 4, जो 4 ईयर प्रोफेशनल प्रोग्राम में है। और ऐसे स्टूडेंट जो BSc कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर, जिन्होंने पास नहीं किया है, BSc के फर्स्ट ईयर में है या BSc के सेकेंड ईयर में है, बॉटनी, जूलॉजी कुछ में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं BSc के दरमियान, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए कोड बनता है 5। और ऐसे स्टूडेंट जो ऑलरेडी BSc पास कर चुके हैं, BSc कंप्लीट कर लिया है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि हाँ एज की लिमिट नहीं है, तो ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने BSc पास कर लिया, वो भी इसमें नीट का एग्जाम अपियर करते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए जो कोड बनता है वो है 6। और ऐसे स्टूडेंट जो बाहर से हैं, इंडिया से बाहर से हैं, कोई NRI है या OCI है या फॉरेन नेशनल है, वो अगर नीट का एग्जाम में अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए कोड है 7, क्योंकि वो किसी दूसरी कंट्री में वहां से 12th का एग्जाम लिखेगा और उसको जो है एक इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट यहाँ इंडिया में वो आपको सबमिट करना है, तो उनके लिए कोड 7। तो ये जो है, ये कोड्स की बात है कि 1 to 7 में। अब ये कोड के बाद जो है, देखिए, जब आप
एग्जाम के लिए आप अप्लाई करते हैं तो और कुछ 2-4 चीजें हैं जिसका आपको ख्याल रखना है कि एक जो है आता है रिजर्वेशन कैटेगरी। इसमें बहुत बच्चों को बहुत सारा डाउट होता है। तो पहले मैं आपको इसमें रिजर्वेशन का सिस्टम क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ जो रिजर्वेशन का सिस्टम अप्लाई होता है वो रिजर्वेशन का सिस्टम है कि यहाँ पहली कैटेगरी हो गई जो कि ओपन है, जनरल कैटेगरी है। उसके बाद हम आते हैं कि दूसरा वो है ईडब्ल्यूएस। तो ये जो जनरल के स्टूडेंट हैं लेकिन एक इनकम क्राइटेरिया के नीचे हैं तो वो जनरल ईडब्ल्यूएस हैं। जो ये इनकम क्राइटेरिया है कि साल का फैमिली इनकम 8 लाख से कम वाले बच्चे, तो ये है ईडब्ल्यूएस। लेकिन आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास आप ठीक बात है आपकी इनकम कम है लेकिन अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप इस क्राइटेरिया को अवेल नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं। ये सब डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी आपको डिटेल से कुछ समझना है तो आप हमारी टीम से बाद में भी बात कर सकते हैं और हम लोग आपको ईडब्ल्यूएस के डॉक्यूमेंट के लिए क्या क्राइटेरिया है। यहाँ सेंट्रल की बात हो रही है क्योंकि अभी हम लोग जो फॉर्म भर रहे हैं ये नीट का, इसमें अभी आपको सेंट्रल की क्राइटेरिया की बात हो रही है। इसमें स्टेट्स के भी डिफरेंट क्राइटेरिया। इसके बाद जो है आता है ओबीसी एनसीएल। ओबीसी में यह आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आपको नॉन क्रीमी लेयर में है तब आपको रिजर्वेशन मिलता है। तो ईडब्ल्यूएस के लिए जो रिजर्वेशन है वो 10% का है और जो ओबीसी एनसीएल है जो नॉन क्रीमी लेयर है ओबीसी कैटेगरी के अंदर में। और यहाँ अगेन एक चीज का ध्यान रखिएगा, भारत में जो ये ओबीसी का सेग्रीगेशन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स ऐसा है कि अपने स्टेट में ओबीसी में काउंट होते हैं लेकिन सेंट्रल में तो आपको ये समझना है कि क्या आप सेंट्रल से पहले ओबीसी हैं कि नहीं और उसके बाद एनसीएल में आते हैं कि नहीं। अगर आप ओबीसी हैं सेंट्रल के लिस्ट में और एनसीएल हैं तो डेफिनेटली आपको इसका डॉक्यूमेंट बना लेना है और तब आपको उसका लाभ मिलेगा। 27% का उसमें रिजर्वेशन है। उसके बाद एससी है उनके लिए 15% का रिजर्वेशन है। एसटी है उनके लिए 7.5% का रिजर्वेशन है। तो ये है रिजर्वेशन का सिस्टम। लेकिन इसमें अभी एक चीज और है, ये है जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं, जो पर्सन विथ डिसेबिलिटी हैं, तो ये हर कैटेगरी में उनके लिए कोई एक्स्ट्रा सीट नहीं है लेकिन जितनी सीटें अगर 100 सीटें हैं और 100 सीटों में ईडब्ल्यूएस के लिए 10 सीट है तो इस 10 सीट का 5% मतलब आधी सीट वो जो है फिजिकली चैलेंज्ड के लिए होगी। तो अब आधी सीटों का कैसे होता है कैलकुलेशन वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं यहाँ ब्रॉड आपको समझाता हूँ कि अगर आधी सीट है तो एक साल में ईडब्ल्यूएस के पर्सन विथ डिसेबिलिटी को सीट मिलेगी, अगले साल नहीं मिलेगी, फिर उसके बाद मिलेगी, फिर नहीं मिलेगी। अगर इस तरह के फ्रैक्शन में आता है तो इसको मैंने आपको समझाने के लिए। तो हर कैटेगरी में ऐसे ही आपको उसी के अंदर 10 का 5% जोड़ना है, 100 का 5% नहीं जोड़ना है कि 5% एक्स्ट्रा सब में पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए नहीं, जो उसके अंदर उसको हम हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कहते हैं। तो हर कैटेगरी के अंदर में पर्सन विथ डिसेबिलिटी के लिए, अब पर्सन विथ डिसेबिलिटी के लिए भी आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अब पर्सन विथ डिसेबिलिटी जो है ये बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। अब इसके अंदर में आपको इसमें नीट के ब्रोशर में भी आप देखेंगे अपेंडिक्स में, वहां उन्होंने एनेक्सर दिया है जहां उन्होंने डिटेल में बताया है कि कहाँ कहाँ कौन से अस्पताल में, अगर मान लीजिए दिल्ली की आप बात कर रहे हैं तो सफदरजंग हॉस्पिटल है उसके लिए कि जो कैपेबल है आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाने। अभी शुरुआत में एग्जामिनेशन सेंटर में आप जा रहे हैं, मान लीजिए कि आपको हेल्प की जरूरत है, आप खुद से नहीं लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं या आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, तो ऐसे के लिए जो आपको हेल्प चाहिए, चाहे वो स्क्राइब हो, चाहे वो रीडर हो, चाहे वो लैब असिस्टेंट हो, जो भी आपको हेल्प की जरूरत है, तो उसके लिए आपको पहले जो फॉर्म है एनेक्सर का वो भरना है, आपको उसके डॉक्यूमेंट्स लाने हैं, आप अपना खुद का स्क्राइब रखेंगे, आपको एनटीए से मदद चाहिए इसके लिए, वो आपको वहां करना है। तब आप एग्जामिनेशन सेंटर में आपको वो मदद मिलेगी कि अगर कोई ब्लाइंड है वो नहीं पढ़ सकता है तो उसके लिए रीडर होगा जो उसको क्वेश्चन पढ़ के सुनाएगा और इसके सारे जो है डिटेल्स रहते हैं। कोई नहीं लिख सकता है तो उसके बदले में लिखने के लिए जो हेल्प है वो लिख रहे हैं, उसको करेक्ट कर रहे हैं, तो ये सब के लिए आपको मौका मिलता है। साथ ही चूंकि आप
वो डिसेबल पर्सन है तो उसके लिए एडिशनल उनको टाइम भी दिया जाता है। 3 घंटे का अगर एग्जाम है तो आपको 1 घंटे एक्स्ट्रा भी मिलता है। मतलब 20 मिनट पर आवर जो है, जो पर्सन विथ डिसेबल है उसको एडिशनल टाइम दिया जाता है, क्योंकि वो क्वेश्चन पहले कोई अगला उसके लिए पढ़ रहा है, वो सुन रहा है, समझ रहा है, फिर वो आंसर बता रहा है। तो उसको इस हेल्प के लिए उसके लिए एडिशनल टाइम का भी सिस्टम है, तो उसको आप डिटेल से पढ़ सकते हैं अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं। और अगर आप जो भी डिसेबिलिटी आपके में है, उस डिसेबिलिटी का भी अलग अलग क्राइटेरिया है कि आप फिजिकल डिसेबिलिटी है, आपका मेंटल डिसेबिलिटी है, किस तरह का डिसेबिलिटी है, किस तरह का डिसऑर्डर है, वो सबके लिए वो सारा डिटेल में है, आप उसको पढ़ सकते हैं। और अगर आपको मेरी मदद चाहिए तो उसके लिए 1-to-1 सेशन ले सकते हैं, तो फिर हम लोग उसमें डिटेल से बात करें। तो ये आपको ब्रॉडली रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है, तो रिजर्वेशन के लिए इसका फॉर्म भर के आप कौन कौन से कोर्स में एडमिशन ले सकते। कोई जरूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट कैपेबल ही है और वो बहुत हाई स्कोरिंग करने वाला है, या गवर्नमेंट कॉलेज में ही जा सकता है, या प्राइवेट कॉलेज के लिए हाई फीस अफोर्ड कर सकता है। तो एमबीबीएस को जरूरी नहीं कि हर कोई जा रहा हो, और दूसरे कोर्सेज भी हैं इसके थ्रू, उन कोर्सेज में आप जा सकते हैं। आप कौन कौन से इसमें कोर्सेज हैं, इसमें आप एमबीबीएस के अलावा बीडीएस, बीडीएस के बाद वेटनरी, ये जो है ये कोर्सेज के बाद जो आयुष से रिलेटेड कोर्सेज हैं, उसमें आपको आयुर्वेद है, यूनानी है, सिद्धा है और होम्योपैथिक है। तो ये कोर्सेज के लिए आप जा सकते हैं। आपको ये एग्जाम लिखना जरूरी है। अगर इसमें इन कोर्सेज में आपको एडमिशन चाहिए तो आपके पास जो है नीट में क्वालिफाई करना मैंडेटरी, तो आपको इन कोर्सेज के लिए नीट का एग्जाम लिखना जरूरी है। अब इन कोर्सेज में जो कुछ ऐसे स्पेसिफिक भी कोर्स मैंने बोला, जैसे यूनानी। अब यूनानी में जो बच्चा पढ़ने जा रहा है तो उसके लिए जरूरी रहता है कि वो 10th तक उर्दू पढ़ा हो, या जो सिद्धा है जो साउथ इंडियन कोर्स है, इसमें है कि वो तमिल जानता हो, क्योंकि ये प्राइमरली उस तरफ ही इस कोर्स के ज्यादा आपको कॉलेज भी मिलेंगे और जो इस पद्धति को ज्यादा फॉलो करने वाले भी मिलेंगे। या अगर नहीं आपने पढ़ा है तो सिद्धा में क्या रहता है कि आपको फर्स्ट ईयर से आपको वो तमिल पढ़ना पड़ता है। तो ये आपको समझना है। पिछले 2 साल से बीएससी नर्सिंग के भी जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट थे उसके लिए नीट के थ्रू उनको लाया गया था कि नीट के थ्रू उसका भी एडमिशन होगा। अभी इस साल मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज जो एमएनएस है, तो जो मिलिट्री के जितने नर्सिंग स्कूल्स हैं उसके लिए भी नीट का ही एग्जाम के थ्रू उसमें एडमिशन होगा। तो आपको अगर नर्सिंग में भी जाना है सेंट्रल इंस्टीट्यूट में या मिलिट्री के नर्सिंग स्कूल में, तो आपको नीट का एग्जाम लिखना है। ये सारे कोर्सेज में अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो आपको नीट का एग्जाम लिखना है। नीट के एग्जाम के लिए बेसिकली फिर आपको जो माइंडसेट चाहिए या जो ट्रेनिंग चाहिए, उसके लिए मैंने कई वीडियोस में भी इस बारे में बहुत डिटेल में बात किया हुआ है कि नीट के एग्जाम में किस तरह का आपको प्रिपरेशन और किस तरह के स्कोर पे क्या कॉलेज मिलता है, इसके बारे में कई वीडियोस में पहले बात किया हुआ है। लेकिन अगर आप मोटा मोटा समझें तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में जा रहे हैं तो हर कैटेगरी पे जो मार्क्स चाहिए या जो रैंक चाहिए वो मैं आपको पर्टिकुलरली आपको बता देता हूँ। एक रफ एस्टिमेट है ये कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो अगर आप 25-26 हजार रैंक तक हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। अगर आप ईडब्ल्यूएस और ओबीसी हैं तो 1000-2000 रैंक नीचे तक आपको मिलने के चांसेस रहते हैं। मतलब 27-28 हजार उस रैंक तक आपको कॉलेज मिल सकता है, गवर्नमेंट कॉलेज। और अगर आप एससी हैं तो अगर आप 1,20,000 रैंक तक भी हैं तो आपकी कुछ संभावना रहती है। एसटी हैं तो 1,70,000 1,80,000 रैंक तक आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। ये एक ब्रॉड आइडिया मैंने आपको एमबीबीएस के लिए दिया। इसी तरीके से बाकी कोर्सेज में भी थोड़े थोड़े रेंज पे गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए रेंज है। मैंने ये सब डिटेल में बात किया हुआ है, आप मेरे और दूसरे वीडियोस में ये सब देख सकते हैं। ये जो है इसके लिए आप मार्क्स का मैंने अभी मैंने कहा था कि रैंक अभी बोला एडमिशन होता है। मार्क्स जो है ये डिपेंड करेगा लॉट ऑफ फैक्टर्स पे।
मार्क्स अगर क्वेश्चन पेपर बहुत आसान रहा, जैसा कि पिछले साल हुआ था, क्वेश्चन पेपर के आसान होने की वजह से ये मार्क्स बहुत ज़्यादा चला गया था कंपेयर टू रैंक। मतलब जहाँ पर 600 नंबरों पे 30,000 रैंक होता था, वहाँ 650 नंबर पे 30,000 रैंक। तो इस तरह का क्वेश्चन पेपर के आसान या डिफिकल्ट होने से, या एग्जाम में कुछ करप्शन, ये सब जो फैक्टर्स हैं, जो आउटसाइड फैक्टर्स हैं, उसकी वजह से इस तरह के सर्कमस्टांसेस हुए थे। एग्जाम में करप्शन ना हो, इसको कंट्रोल करने के लिए भी गवर्नमेंट ने कई सारे कदम उठाए हैं, जिसमें अभी वीडियोग्राफी एकदम मैंडेटरी है। आप जो है जो साइन करते हैं अटेंडेंस सीट, उसमें आप एग्जाम के पहले भी साइन करना है, और जब आप OMR हैंड ओवर करते हैं उसके बाद साइन करना है, थंब इम्प्रेशन है। तो गवर्नमेंट ने जो जो चीज़ों को किया है उसको रोकने के लिए, मेटल जैसी चीज, जैसे कोई आप ज्वेलरी, इस टाइप की चीजें आप नहीं पहन के जा सकते हैं, जूते नहीं, आप स्लीपर्स में आपको जाना है, तो बेल्ट नहीं है लगा, बहुत सारा जो इन्होंने इस तरह का किया है। अब इसमें मैं आपको जो चीज ध्यान रखने की और जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बता, जैसे देखिए नीट का एग्जाम, जैसे मैंने आपको कहा कि 2 बजे से शुरू होता है, 1:30 को ये लास्ट एंट्री लेते हैं, तो आपको 1:30 में ही पहुंचने की जरूरत नहीं है। अगर आप कुछ इस तरह के कपड़े पहने हैं, या इस तरह का आपका रिलीजियस चीजों के कारण आपको जरूरत है, जैसे सिख जो है पगड़ी पहनता है, और मुस्लिम है अगर उनको कुछ पहनना है उस तरह का जो एग्जाम्स में के बियॉन्ड है, और उस तरह के हेवी क्लोथ्स पहनने हैं, ये अगर आपका रिलीजियस है और आपको वो फॉलो करना है, तो आपको 1 घंटे पहले जाना, मतलब आपको मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन आपकी फिर डिटेल में जांच होगी, तो वो जांच के लिए आपको 12:30 तक ही रिपोर्ट कर, तो आपको थोड़ा पहले जाना है। ऑलवेज रिकमेंडेड, एडवाइजेबल है कि आप पहले पहुंचे एग्जामिनेशन सेंटर पे, और एग्जामिनेशन सेंटर को एक्चुअली 3 घंटे पहले ओपन कर दिया जाता है, मतलब 2 बजे से एग्जाम है तो 11 बजे के बाद एग्जामिनेशन सेंटर खुल जाएंगे, और जिनको अगर दूर से आ रहे हैं, खुद से भी आ रहे हैं, तो वो आप अपना उस हिसाब से अपनी प्लानिंग कीजिए। आप अपने सेंटर्स को पहले देख लीजिए, रेलवे स्टेशन से कितनी दूर है, ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपना आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आप जो है 1 घंटे पहले तक में जरूर वहां पहुंच जाए, ये एडवाइजेबल है। तो ये जो है इन चीजों का ब्रॉडली आपको ख्याल रखना है, और इन चीजों के साथ आपको जो है अपनी तैयारी, क्योंकि कुछ जो चीजें जो है, जिस तरह से अभी 6 महीने से मूवमेंट है, या जो पिछले साल एग्जाम में हुआ है, तो जिस बात का जो अंदाजा है, तो आप समझिए कि आप अपनी तैयारी मजबूत रखिए। इस बार जो है क्वेश्चन पेपर थोड़े से अपर लेवल के हो सकते हैं कंपेयर टू लास्ट 2 इयर्स, तो क्वेश्चन पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ सकता है, तो उसमें कुछ बेनिफिट भी है, कुछ लॉस भी है। बेनिफिट उन बच्चों को है जैसे अच्छी तैयारी में है, और फिजिक्स और ये सब में भी बहुत अच्छे हैं, तो उनके लिए क्वेश्चन पेपर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए तो उनको आसान है, लेकिन ऐसे स्टूडेंट तो सिर्फ बायोलॉजी के भरोसे में, या कुछ जस्ट क्वालिफाइंग के लिए, या छोटे दूसरे दूसरे कोर्सेज के हिसाब से अपने आप को मेंटली रेडी करके रखते हैं, उसमें अगर पेपर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाने से उन बच्चों को दिक्कत होती है। तो आपको जो है अपनी तैयारी मजबूत बनानी है। आपके पास अभी टाइम भी है, और बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद भी आपको अच्छा समय मिलेगा, तो आप उसमें जो है ज्यादा से ज्यादा अपना मॉक टेस्ट लिखें और अपनी तैयारी करें। सिलेबस का जहां तक है, देखिए अभी भी इसमें भी एनटीए ने इस अपने ब्राउज़र में भी सिलेबस को डाला है ब्राउज़र के अंदर, तो सिलेबस में ज्यादा कुछ बदलाव नहीं है। 2024 और 25 में सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, तो आपको अपना सिलेबस एक बार वापस से भी देख लेना है। सिलेबस इन्होंने पहले भी दे दिया था, तो सिलेबस जो है आपको मालूम ही होगा, और नहीं तो आप नीट के ब्राउज़र में जाइए और सिलेबस उसमें उन्होंने प्रिंट कर दिया है। तो सिलेबस आप अपना समझ लीजिए। एग्जाम के पैटर्न के बारे में भी बता दिया है एनटीए ने पहले से, तो एग्जाम के पैटर्न के बारे में भी मैंने आपको बोल दिया, और एग्जामिनेशन थोड़ा सा कड़ाई के साथ किया जा सकता है, ये एंटिसिपेटेड है, तो आप उसके लिए भी आप अपनी प्रिपरेशन रखिए। ये जो है मोटा मोटी जो इम्पोर्टेंट बातें थी नीट एग्जाम को लेके, वो मैंने आपको इसमें कवर किया है। और भी कई जो डॉक्यूमेंट रिलेटेड कि अब गैप सर्टिफिकेट, जो बच्चों का गैप है तो उसको लेके, या आपके पास जो है कुछ टेक्निकल क्वेरी, कुछ एनआरआई स्टूडेंट हैं, फॉरेन नेशनल हैं, ओसीआई हैं, उनको कैसे तरह का यहाँ मिलेगा लाभ,
तो डेफिनेटली अगर आप वो सब चीज़ों के बारे में भी समझना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ वन टू वन सेशन ले सकते हैं। आप मेरी टीम से बात कर सकते हैं, पॉडमास की मेंटोरशिप ले सकते हैं, उसमें आपको ये सब हेल्प मिलता है। जहाँ तक फॉर्म्स के बारे में है, मैंने आपको इसके अपने पहले सेशन सब में भी बताया हुआ है। तो कई फॉर्म्स रिलीज होते जा रहे हैं और अब होंगे। जब एक बार नीट का फॉर्म अब रिलीज हो गया है, तो आप उम्मीद कीजिए, कुछ लोग पूछ भी रहे थे कि केरला का फॉर्म कब आएगा, तो डेफिनेटली यस, केरला का फॉर्म अब नेक्स्ट है, जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले एक वीक के अंदर में केरला का फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। और सिक्किम मणिपाल स्टार्ट हो सकता है, सीएमसी वेलोर स्टार्ट हो सकता है। तो कुछ जो और फॉर्म्स हैं वो अगले एक हफ्ते के अंदर में शुरू हो सकते हैं। जैसे अब पहले मैंने आपको प्रॉमिस किया था लास्ट वीक कि इस हफ्ते में एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में कुछ बात करूंगा, लेकिन इस बार टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो अगले सैटरडे को डेफिनेटली हम लोग डिटेल से और पूरा फुल डिटेल से बात करेंगे। किसी का कमेंट में भी सवाल था, तो फुल डिटेल से बात करेंगे। नेपाल के हर एक कॉलेज के बारे में बात करेंगे, एग्जामिनेशन प्रोसेस, फीस, क्या वहाँ सिस्टम है, अच्छा है, बुरा है, वहां से पढ़ने से क्या लाभ है, वो सब कुछ को वहां पर बात करेंगे। और आप भी यहाँ कमेंट्स में अपने सवाल पूछिए, बाद में भी आप देखते हैं। मान लीजिए आप लाइव स्ट्रीम नहीं देख पाए हैं, तो बाद में भी देखते हैं, तो कमेंट्स में अपने सवाल रखिए। वो जो आप सवाल पूछेंगे, तो मैं अगले वीक उसको कवर करूंगा। मैं चाहता हूं कि ये थोड़ा इंटरेक्टिव हो, आप भी सवाल पूछें, क्योंकि सवाल पूछने के बाद उसका जवाब देने में वो भी रहता है कि आपको एक लाभ मिलता है कि आपका डाउट क्लियर होता है। मुझे भी पता चलता है कहाँ पर आपको ज्यादा मुश्किल आ रही है, कहाँ आपको ज्यादा चैलेंज आ रहा है, तो उसको मैं रिजॉल्व करूंगा। तो ये जो है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने क्वेश्चंस जरूर पूछें कमेंट में। आज का सेशन यहाँ खत्म करते हैं और अगले सैटरडे मिलते हैं। जो अपडेट्स हैं, कंटिन्यूअस अपडेट्स, उसके लिए आप हमारे वेबसाइट पे प्लीज वहां रेगुलर विजिट कीजिए। हर फॉर्म का, हर चीज का अपडेट आपको वहां मिलेगा। आप हमारे टेलीग्राम पे भी जा सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आपको हमारी जरूरत है, तो आप हमारे नंबर डिस्प्ले होते हैं, उन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। और मेंटोरशिप लेना चाहते हैं, पेड गाइडेंस लेना चाहते हैं, उसके लिए भी आप मेरी टीम से बात कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सैटरडे को फिर शाम 7 बजे मिलते हैं। थैंक यू।